ओके डियर क्लारा, तहजीब ने एक तवील सांस लेकर कहा, बहुत जल्द मैं सामने आकर बात करूंगी, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। मैंने निगाह उठाकर तहजीब की तरफ देखा। तुमने गुफ्तगू का इख्तिताम बड़े खूबसूरत तरीके से किया है, कम से कम अगला फोन तो टैप नहीं हो सकेगा। ये बात तुम इतने वसूख से किस तरह कह रहे हो चीफ? बर्ड ने कहा, मुमकिन है उन्होंने पहले ही इस किस्म का बंदोबस्त कर रखा हो कि फोन कॉल का सुराग लगाया जा सके। नहीं बर्ड, यहाँ उनकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम है, उन्हें किसी तरफ से कोई खतरा नहीं है, लिहाजा इस किस्म के इंतजाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे इंतजामात सिर्फ उस वक्त किए जाते हैं जब मुखालिफिन भी मौजूद हों, किसी की तरफ से कोई खतरा महसूस हो रहा हो। तहजीब ने भी गुफ्तगू के इख्तिताम पर यही कहा है कि बहुत जल्द सामने आकर बात करूंगी। इसके बजाय अगर तहजीब ये कह देती कि दोबारा फोन करूंगी, तो इम्कान था कि वो आने वाली कॉलों के नंबरों का सुराग लगाने के लिए फौरी तौर पर कोई बंदोबस्त कर लेती। लिहाजा अब तुम उसे विल्सन की आमद से मुतालिक एक धमकी आमेज फोन बिला खौफो खतर कर सकती हो। मेरी हिदायत की रोशनी में तहजीब ने मादाम क्लारा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से क्लारा ने खुद फोन उठाया था। मैं और बड इस आले की मदद से गुफ्तगू सुन रहे थे जो फोन की आवाज बुलंद कर देता है। मुझे पहचाने, मैं रीना सालोमन हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि बहुत जल्द सामने आकर बात करूंगी। इसको सामने आकर बात करना कहते हैं, फिर मुंह छुपाना किसको कहते हैं? क्लारा के लहजे में तंज था। तुम एक बहुत बड़े जुर्म की मुर्तकिब होने वाली हो क्लारा। अगर मुझे अपने हिस्से की रकम नहीं मिली तो मैं तुम्हारा बांडा फोड़ दूंगी। पहले भी तुम ऐसी ही बेपरकी उड़ा रही थी और अब भी मालूम नहीं कहाँ की हाँक रही हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि सुनो क्लारा, तहजीब गुराई, तुम्हारा एक आदमी गोटे हिल से 3 बजे वाली फ्लाइट से यहाँ पहुँच रहा है। उसके सामान में जो कुछ मौजूद है, अगर मैं उसकी इत्तला एयरपोर्ट के हुक्काम को कर दूं तो कैसी रहेगी? तुम अंधेरे में तीर चलाने की आदी मालूम होती हो। क्लारा ने हंसकर कहा, अपनी बेसरोपा गुफ्तगू के जरिए तुम मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकती। इस बेसरोपा गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा ये है कि उस आदमी का नाम विल्सन है और वो अपने सूटकेस में एक शख्स का कटा हुआ सर लेकर आ रहा है। बहुत खूब। क्लारा की आवाज खिलाफे तवक्को पुरसुकून थी। तुम्हारी मालूमात काबिल रिश्क हैं। अब ये भी बता दो कि तुम्हारा मुतालिबा क्या है? सिर्फ $1,00,000, तहजीब ने कहा। बसूरत दीगर अगला फोन एयरपोर्ट के हुक्काम को किया जाएगा। $1,00,000 तो क्या, हम तुम्हें $1,000 भी नहीं दे सकते। तुम बड़े शौक से एयरपोर्ट के हुक्काम को मुत्तला कर दो। और इसके साथ ही क्लारा ने फोन बंद कर दिया। दोबारा फोन करो और उसे मजीद धमकियां दो, मैंने तहजीब से कहा। और तहजीब तफीमी अंदाज में सर हिलाकर दोबारा नंबर डायल करने लगी। सुनो क्लारा, राब्ता कायम होने पर तहजीब ने कहा, मुमकिन है तुम्हारे ताल्लुकात बहुत वसी हों, लेकिन ये याद रखना कि मेरे पास और भी ज़राए हैं। तुम भी कान खोल कर सुन लो कि तुम आग से खेल रही हो। अभी तक मैंने संजीदगी से तुम्हारे बारे में नहीं सोचा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी। क्या ये तुम्हारा हतमी जवाब है क्लारा? तहजीब ने सर्द लहजे में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त दे सकती हूँ। हमने ब्लैकमेल होना नहीं सीखा। मालूम नहीं तुम किस तवक्को पर मुझे फोन कर रही हो, लेकिन कान खोल कर सुन लो कि ना हमें किसी मोहलत की जरूरत है और ना ही मैं तुम्हारी हर्जा सराइयाँ सुनने की मुतहम्मल हो सकती हूँ। तुम जैसे मालूम नहीं कितने हमारी राह में आए और मारे गए। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि हमारी राह से हट जाओ, वरना बेमौत मारी जाओगी। मैं तुम लोगों की कुव्वते परवाज से वाकिफ हूँ क्लारा, तहजीब ने मुज़हिकाना अंदाज में कहा। और मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, आज ही की तारीख में तुम पर पहली ज़रब लगाऊंगी। तहजीब ने क्लारा का जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया और मेरी तरफ देखकर बोली, क्या ख्याल है? तुमने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है। क्लारा से तो वैसे भी यही तवक्को थी कि वो कोई मुतालिबा नहीं मानेगी। तुमने भी सोचा है चीफ कि अब उसे फोन करना खतरनाक होगा। वो हमारा नंबर ट्रेस करके यहाँ तक पहुँच जाएगी। बर्ड ने कहा, इसका हल यही है कि ट्रांसमीटर का बंदोबस्त करो ताकि फोन नंबर ट्रेस होने का खतरा मुस्तकिल तौर पर टल जाए। तुम हुक्म करो चीफ, बर्ड ने खुश होकर कहा। बर्ड तुम्हारे लिए अभी ट्रांसमीटर हाजिर कर देगा। अभी कहाँ से हाजिर कर दोगे? मैंने बर्ड को घूरा। ख्याल रहे कि हम गोटे हिल में नहीं, शी गोराय में हैं। मजीद ख्याल रहे कि हम स्याह फामों के मेकअप में हैं और यहाँ के एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर की मुट्ठी गर्म करके ट्रांसमीटर तो क्या, तोप भी ले आओ तो कोई नहीं पूछता। सीधी बात किया करो। मैंने बिगड़ कर कहा, तुम मोइमों में गुफ्तगू करने के आदी होते चले जा रहे हो। तुम्हें तो हमेशा बर्ड का बोलना नागवार गुजरता है। बर्ड ने मुंह बनाकर कहा। उधर बर्ड ने जुबान खोली और इधर तुम्हें गुस्सा आया। अबे खबीस, अब बता भी दे। मैंने दांत पीस कर कहा,
हमारे पास जाया करने के लिए इतना वक्त कहाँ है? सवाल ही पैदा नहीं होता चीफ। बर्ड अड़ गया। जब तक तुम्हारा मूड ठीक नहीं होगा उस वक्त तक बर्ड तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। तो मत बताओ, मैंने झिंझला कर कहा। मैं खुद को इंतजाम कर लूंगा। तहजीब हंसने लगी। गुस्से में अकल खब्त हो जाती है ना, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे। बर्ड कह तो रहा है कि वो कस्टम ऑफिसर की मुट्ठी गर्म करके ट्रांसमीटर निकाल आया है। बहुत सुअर है, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। लाओ मुझे ट्रांसमीटर दिखाओ। बेफिक्र रहो चीफ, बर्ड बहुत सोच समझ कर काम करता है। बर्ड अकड़ कर बोला, इसके जरिए हर फ्रीक्वेंसी पर राब्ता किया जा सकता है और मैंने एहतियातन 2 सेट रख लिए थे। बस तो अगला प्रोग्राम ये है कि तुम क्लारा को डेविड रेयान के अगवा की खबर सुनाओगी और उसके बाद जंग का बाकायदा आगाज हो जाएगा। वो तो रैंडल की हिट लिस्ट पर है। बर्ड ने कहा, उसकी सेहत पर डेविड के अगवा से क्या असर पड़ेगा, बल्कि वो तो खुश होगा कि उसका एक आम आदमी हरीफों के कब्जे में चला गया है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, क्या तुम्हारी अकल कहीं चरने चली गई है बर्ड? नहीं, अभी तो खोपड़ी में ही मौजूद है। बर्ड ने बड़े इत्मीनान से कहा, उन लोगों पर तो किसी बात का असर नहीं होता। फर्ज करो हमने डेविड रेयान से कुछ उगलवा लिया तो भी क्या होगा? उनकी जाहिरी बेनियाजी पर मत जाओ बर्ड। क्लारा इस वक्त भी अंदर से हिल कर रह गई होगी। उसने रैंडल तक इत्तला पहुंचा दी होगी और कुछ अजब नहीं कि वो बजाते खुद शी गुराए पहुंच जाए। अली का कहना ठीक है बर्ड, क्लारा ने बेनियाजी तो जाहिर की है लेकिन वो तशवीश में जरूर मुब्तला हो गई होगी और अगर मैंने अगला फोन करने की हमाकत की तो वो फौरन ही हरकत में आ जाएंगे। उन्हें हरकत में आ जाने दो मैडम। बर्ड भी किसी से कम नहीं है। माजी में भी तुम लोग बर्ड की कारकर्दगी देखते रहे हो और अब भी देख लेना। रहने दो बर्ड, जिस वक्त हमें गोटे हिल एयरपोर्ट से अगवा किया गया उस वक्त तुम कहाँ थे और फिर जजीरे पर कैद के दौरान तुमने कौन सा तीर मार लिया? मैंने कहा, दरअसल उस वक्त मुझे भूख लग रही थी और इस वक्त भी मुझे भूख लग रही है। तुम तो जानते हो भूख के आलम में आदमी ढंग का कोई काम नहीं कर सकता, लिहाजा पहले खाने का बंदोबस्त किया जाए। जाकर किसी होटल से खाना ले आओ। मैंने कहा, इस वक्त हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। बर्ड खाना लेने चला गया और मैं तहजीब के साथ आइंदा के प्रोग्राम बनाने में मसरूफ हो गया। बर्ड की वापसी तक हम अपने प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दे चुके थे। शाम के वक्त हम तीनों कार में बैठकर चल पड़े। अली ग्रुप के चारों अराकीन को हमने बंगले पर ही छोड़ दिया था। अभी उनसे काम लेने का वक्त भी नहीं आया था। मैंने एक टेलीफोन बूथ के सामने कार रोकी और तहजीब से कहा, जाओ लेकिन 2 मिनट से ज्यादा मत लगाना। तहजीब ने सर को असबाती जुम्बश दी और फोन बूथ की तरफ बढ़ गई। मैंने उसे मादाम क्लारा को फोन करने के लिए भेजा था। मैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा ज़हनी दचके पहुंचाना चाहता था। वो लोग नंबर ट्रेस कर भी लेते तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वो यही समझते रहते कि रीना सालोमन इससे पहले भी इधर उधर से फोन करती रही है। तहजीब 1 मिनट में वापस आ गई। मैंने उसे कह दिया है कि हमने डेविड रेयान को अगवा कर लिया है और आइंदा गुफ्तगू 1 घंटे बाद होगी। ठीक है, मैंने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। उसने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जाहिर है उसे यकीन नहीं आ सकता था, लेकिन उसने मुझे उलझाने की कोशिश जरूर की थी। जाहिर है वो ये मालूम करके कि मैं कहां से फोन कर रही हूँ अपने आदमियों को मुतला कर देती। मालूम तो उन्होंने अब भी कर लिया होगा कि कॉल कहां से की गई है। मैंने कहा, और जिस पैमाने पर रैंडल काम करता है उससे कुछ बात नहीं कि फौरी तौर पर तमाम टेलीफोन बूथों की निगरानी शुरू करा दी जाए। बिल्कुल मुमकिन है, तहजीब ने कहा। वैसे भी शहर में ज्यादा टेलीफोन बूथ नहीं है। निगरानी करने के लिए उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना खेल की इब्तदा उन लोगों के शिकार से की जाए जो निगरानी पर मामूर किए जाएंगे। बर्ड ने कहा, अभी ये कबल अज वक्त होगा बर्ड। मैंने कहा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम ये इक़दामात भी करेंगे। मैं बड़ी आहिस्ता रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। रुख साहिल समंदर की तरफ था। आधे घंटे बाद हम साहिली तफरीह गाह तक पहुंच गए। यहाँ एक रेस्तोरां है तहजीब, मैंने कार पार्क करते हुए कहा। वहाँ पब्लिक फोन भी मौजूद है। वहाँ से क्लारा के लिए एक फोन और हो जाए, क्यों नहीं? तहजीब मुस्कुराई। उन लोगों को हरासा करने में मुझे बहुत लुत्फ आ रहा है। तहजीब फोन बूथ की तरफ बढ़ गई और मैं बर्ड के साथ बाहर ही टहलने लगा। मेरी नजरें वहाँ तफरीह के लिए आने वालों के चेहरों पर फिसल रही थी। हमारे लिए अपने सायों तक से मोहतात रहना जरूरी था। मुकाबला रैंडल से था, जिसकी माजी की कारकर्दगी में फरामोश नहीं कर सकता था। तुमने मादाम क्लारा की रिहाइश गाह देख ली है बर्ड? अचानक मैंने बर्ड से सवाल किया। हाँ चीफ, बर्ड ने कहा। उसकी रिहाइश गाह शहर से जरा हट कर है और जिस जगह वो रह रही है वो किसी महल से कम नहीं है। 2 एकड़ से कम का प्लाट तो हरगिज नहीं है और रिहायशी इमारत से बाउंड्री वाल का फासला 100 फुट से तो कहाँ ही कम होगा।
और बाउंड्री वॉल भी 12 फुट से कम बुलंद नहीं है। गेट पर मुसल्ला बावर्दी मुहाफिज पहरा देते नजर आते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे किसी शहजादी का महल हो। मेरी आंखों में वो दस्ती बम घूम गए जो गाड़ी की डिक्की में मौजूद थे। ब्रेन गनें भी थीं और साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर इसके अलावा थे जो हम तीनों के पास मौजूद थे। हम हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार थे। अब जल्दी से यहाँ से खिसक लो अली, तहजीब ने वापस आकर कहा। मैंने उससे कुछ ज्यादा ही तवील गुफ्तगू कर ली है। परवाह मत करो, मैं गाफिल नहीं हूँ। और फिर कौन सा हमारे चेहरों पर कोई तहरीर लिखी है जिसे पढ़कर कोई हमें पहचान लेगा। ये बताओ कि गुफ्तगू क्या हुई। मैंने अंदाजा लगाया है कि उसे डेविड के अगवा पर वाकई यकीन नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे यकीन आ जाएगा, मैंने कहा और अचानक चौंक पड़ा। मैंने रैंडल उर्फ मोशे हावर्ड को देखा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। वो सुर्ख रंग की लंबी शेवरलेट से उतरा था और अगरचे वो मेकअप में था, लेकिन मैं उसे उसकी चाल से पहचान सकता था। वो मेरी तवक्को से बहुत पहले सामने आ गया था। मैंने ज़हनी तौर पर खुद को हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। हमसे अलग हो जाओ बर्ड, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा। बर्ड ने फौरन ही मेरे कहने पर अमल किया। उसने मेरे लहजे की संगीनी महसूस कर ली थी और ये उसकी बहुत बड़ी खूबी थी कि आम सूरत में वो जितनी गैर संजीदगी का मुजाहरा करता था, खास हालात में उतना ही संजीदा हो जाता था। उसकी संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमसे अलहदा होते वक्त उसने मेरी निगाह का ताक़ुब किया था और रैंडल को देख लिया था। ये और बात है कि मेकअप के बायस वो उसे पहचान नहीं सका था। खैरियत तो है अली, तहजीब ने सरगोशियाना आवाज में कहा। बर्ड की तरह उसकी नजरें भी शेवरलेट पर जमी हुई थी, मगर वो भी रैंडल को नहीं पहचान पाई थी। खैरियत ही समझो, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और उन दुकानों की तरफ देखने लगा जो फुटपाथ पर खस्ता कैबिनों में खोली गई थी। उन दुकानों में सीपियों से बनी हुई आरायशी अशिया फरोख्त की जाती थी। दिन के वक्त यहाँ सन्नाटा रहता होगा, लेकिन इस वक्त वहाँ खासा रश था। हर दुकान के सामने लोगों का जमगट्टा नजर आ रहा था। आओ हम भी यहाँ से कुछ खरीद लें, मैंने तहजीब का हाथ थामते हुए कहा। उस वक्त तक रैंडल कार का दरवाजा बंद कर चुका था और रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। तुम मुझे यूं नहीं बहला सकते अली, तहजीब ने कहा। मैंने उसे पहचान लिया है, वो रैंडल है। तहजीब की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। अगर तहजीब ने उसे ना पहचाना होता तो शायद मैं इस जाल में फंस जाता जो मेरे लिए बिछाया गया था, लेकिन तहजीब ने उसे पहचान कर मेरे लिए सोचने की नई राहें हमवार कर दी थी। सवाल पैदा होता था कि इसका मेकअप इतना कच्चा क्यों है कि उसे इतनी आसानी से पहचान लिया गया। नहीं तहजीब, मैंने एक तवील सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, वो रैंडल नहीं है। तहजीब ने दोबारा उसकी तरफ देखा। वो अब रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहा था। उसे इतने गौर से मत देखो तहजीब, किसी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर वो रैंडल नहीं है तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? और फिर अगर कोई ये महसूस कर भी ले कि हम उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? पहले यहाँ से हट जाओ। मैं तहजीब के हाथों में हाथ डालकर टहलने के से अंदाज में आगे बढ़ने लगा। ये जो कोई भी है, इस पर इस किस्म का मेकअप किया गया है कि इस पर रैंडल का गुमान गुजरता है। पहले मैं खुद भी यही समझा था कि ये रैंडल है, लेकिन जब तुमने भी इसे रैंडल की हैसियत से शिनाख्त कर लिया तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो एक जाल है जो हमारे लिए बिछाया गया है। ये तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। इसका मतलब हुआ कि हमें पहचान लिया गया है। तुम गलत समझ रही हो। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमें शिनाख्त कर लिया गया है, बल्कि ये हरकत हमें शिनाख्त करने के लिए की गई है। रैंडल ने मफरूजा कायम किया होगा कि रीना सालूमन जो कोई भी है तन्हा नहीं है, और मुमकिन है कि वो या उसके साथी रैंडल से भी वाकिफ हों। इस मफरूजे के तहत एक ऐसा शख्स तैयार किया गया जिस पर यह गुमान हो कि वो रैंडल है और किसी और मेकअप में है। फिर तुम्हारे फोन का इंतजार किया गया और फिर उस शख्स को यहाँ भेज दिया गया। तुमने यहीं से फोन किया था और ये बात यकीनी है कि उन्होंने फोन नंबर का सुराग लगा लिया है, तभी वो शख्स सीधा यहाँ पहुँचा है। पहली नजर में तो मैं धोखा ही खा गया था, वरना बर्ड को अलहदा होने का मशवरा ना देता। एक तरह से ये ठीक ही हुआ, तहजीब ने कहा। मालूम नहीं उस शख्स की निगरानी कितने लोग कर रहे होंगे। माना कि वो हमें शिनाख्त नहीं कर सकते, लेकिन बर्ड तो अपने कद की वजह से अलग ही पहचाना जाता है। मेरा ख्याल है बर्ड ने भी उसे पहचान लिया होगा और किसी हद तक मोहतात भी हो गया होगा, लिहाजा अब वो उधर का रुख तो करेगा नहीं। बस मुझे उससे डर ये है कि वो उस शख्स में दिलचस्पी ना लेने लगे। अगर ऐसा हुआ तो वो रैंडल के आदमियों की नजरों में आ जाएगा और ये अच्छा नहीं होगा। हमें हर कीमत पर उनसे बचकर काम करना है। कुछ दूर जाने के बाद हम टहलते हुए वापसी के लिए पलट गए। शाम का वक्त होने की वजह से लोगों का खासा रश था, मगर इतना भी नहीं कि हमें चलने की जगह न मिलती।
ہمارے میک اپ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ہمیں پہچان لے، میں نے کہا، لیکن ہمیں کسی اور انداز سے پہچانا جا سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے ہر انداز سے اس حد تک واقف ہوں کہ ہمیں میک اپ میں بھی پہچان لیں۔ بظاہر رینڈل کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے، اور وہ بھی اسی صورت میں ہمیں پہچان سکتا ہے جب خاص طور سے اسی مقصد کے تحت دیکھے۔ ویسے مجھے تو خود پر پورا کنٹرول ہے، رینڈل کا باپ بھی مجھے نہیں پہچان سکتا۔ کسی حد تک اپنی حرکات و سکنات پر مجھے بھی قابو ہے، مگر تمہاری طرح میں ہر وقت ان پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ فی الحال اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں فوری طور پر ایسا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ رینڈل کی جگہ جو بھی شخص ہو وہ ہم سے واقف نہیں ہو سکتا۔ او علی، اچانک تہذیب چلتے چلتے رک گئی۔ تم نے شاید اس پہلو پر غور نہیں کیا کہ اس شخص کی نگرانی کرنے والوں میں خود رینڈل بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے تشویش سے کہا۔ جس انداز میں وہ سامنے آیا ہے اس کے بعد کسی اور پہلو پر سوچنے کی مہلت نہیں ملی۔ عین ممکن ہے کہ تمہارا خدشہ درست ہی ثابت ہو، اور اگر ایسا ہے تو ہم شدید خطرے میں ہیں۔ گوٹے ہل ایئرپورٹ پر ایک بار ہم اس کا کمال دیکھ چکے ہیں۔ وہ نہ صرف بہت پھرتیلا ہے بلکہ عقابی نگاہ بھی رکھتا ہے۔ ہم دونوں ایک کنارے رک گئے تھے۔ پارکنگ کے مقام سے ساحل سمندر کم از کم 2 فرلانگ دور تھا۔ جس جگہ ہم کھڑے تھے وہ پکی تھی مگر اس سے آگے ریت ہی ریت تھی۔ کیا سوچنے لگے علی؟ مجھے خاموش دیکھ کر تہذیب نے ٹوکا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ فی الحال یہاں ٹھہرنا ہمارے لیے کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں کسی جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابھی تم نے یہیں سے مادام کلارا کو فون کیا تھا، فون طویل ہو گیا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہیں باتوں میں الجھایا ہوگا، اور نہ صرف نمبر ٹریس کر لیا ہوگا بلکہ اپنے آدمیوں کو تیزی سے حرکت میں بھی لے آئی ہوگی۔ یہ ان لوگوں کی ایک اندھی چال ہے، اور اگر ہم اس اندھی چال میں پھنس گئے تو پھر زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا کہ میری وجہ سے رینڈل کو سرخرو ہونے کا موقع ملا۔ میں ہر قیمت پر اسے نیچا دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا تم ضرورت سے زیادہ احتیاط سے کام نہیں لے رہے؟ تہذیب نے مجھے غور سے دیکھا۔ نہیں، میں مسکرایا۔ یہ احتیاط زائدہ ضرورت نہیں بلکہ ضرورت کے عین مطابق ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے فون کیا تھا وہ ابھی یہیں موجود ہوں۔ یہ بات بھی یقینی ہے کہ رینا سالومن جو بھی ہے تنہا نہیں ہے، اس کے کچھ اور ساتھی بھی اس کے ساتھ سرگرم عمل ہیں، لہٰذا ایک ایک شخص کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہوگا۔ کیا ہمارا اس طرح یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنا ہمیں مشکوک نہیں بناتا؟ ہمارے اطراف سناٹا ہوتا تو یقیناً ہمارا انداز مشکوک ہوتا، مگر اس وقت تو دیکھنے والے ہمارے بارے میں یہی گمان کریں گے کہ ہم محبت بھری سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ تہذیب شرما گئی۔ کیا محبت بھری سرگوشیاں کرنے کے لیے ہمارے پاس یہی ایک مقام رہ گیا تھا؟ عین اسی وقت میں نے ایک شخص کو غیر محسوس انداز میں اپنی جانب بڑھتے محسوس کیا۔ اس کا انداز اگرچہ سرسری تھا مگر میری چھٹی حس نے مجھے بر وقت خبردار کر دیا۔ تم ایک اشارہ کر کے تو دیکھو جانم، میں نے تہذیب کے کاندھے پر جھکتے ہوئے ذرا بلند آواز میں کہا۔ اگر میں تمہارے لیے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نہ توڑ لاؤں تو کہنا۔ تہذیب محض ایک لمحے کے لیے چونکی، مگر اس نے بڑی تیزی سے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے میرے انداز میں کوئی غیر معمولی بات محسوس کر لی تھی، اور یقیناً اس کی غیر معمولی ذہانت کا ہی کرشمہ تھا کہ اس نے بھی کسی روایتی محبوبہ کا سا انداز اختیار کر لیا۔ چھوڑو، رہنے دو، وہ اٹھلائی۔ میں نے تم سے ایک معمولی ہار کی فرمائش کی تھی، وہ تو تم پوری نہیں کر سکے۔ آسمان سے تارے کیا توڑ کر لاؤ گے؟ بس چند دن اور ٹھہر جاؤ، میں تمہیں ہیرے جواہرات میں تول دوں گا، میں نے ٹھیٹ عاشقانہ لہجے میں کہا۔ 6 مہینے سے تم مجھے اسی طرح بہلاوے دے رہے ہو، تہذیب نے منہ پھلا کر کہا۔ تمہارے چند دن کسی طرح پورے ہی نہیں ہو سکتے، جاؤ، میں تم سے نہیں بولتی۔ ارے تم تو ناراض ہو گئیں۔ میں نے تہذیب کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یقین کرو اس بار میں تم سے جھوٹا وعدہ نہیں کر رہا، کل ہی وہ ہار تمہیں دلا دوں گا۔ سچ؟ تہذیب یوں کھل اٹھی جیسے اسے دنیا بھر کی دولت مل گئی ہو، اور میں نے کنکھیوں سے اس شخص کی طرف دیکھا جو اپنی دانست میں ہماری بے خبری میں ہماری گفتگو سن کر جا رہا تھا۔ وہ ہماری طرف سے مطمئن ہو چکا تھا اور اب کسی اور مشکوک شخص کی تلاش میں تھا۔ معلوم نہیں اس قسم کے اور کتنے لوگ یہاں شکاری کتوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ تہذیب نے متجسس نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ کوئی ہمارے قریب آ کر ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں اندازہ ہو بھی نہیں سکتا تھا، میں نے شرارت آمیز انداز میں کہا، اس لیے کہ تم اس وقت شرمانے میں مصروف تھی۔ چلو اب یہاں سے تو چلو، یا یہیں کھڑے رہو گے؟ تہذیب نے جھینپ کر موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ پہلے اس ہار کے بارے میں تو کچھ پتہ چل جائے جس کی تم نے مجھ سے فرمائش کی تھی، میں نے شرارت آمیز انداز میں کہا۔ پتہ چلنے کا وقت تو گزر چکا، اب تو تم وہ ہار دلانے کا وعدہ کر چکے ہو۔ تہذیبی شوخی پر اتر آئی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔
محبت میں اس قسم کے نقصانات تو برداشت کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اس وقت تو تجربے کاروں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ تہذیب نے ہنس کر کہا، مجھ سے پہلے کتنی لڑکیوں سے محبت کر چکے ہو، میرا خیال ہے اس قسم کی گفتگو کرنے کے لیے یہ جگہ ناموزوں ہے۔ اچانک میں نے چونک کر کہا، ہمیں یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔